Hello everyone, welcome to EduTap. Let us start a discussion of this important topic from the chapter number 13 of the FM component. ये टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, मॉड्यूल बी एफएम कंपोनेंट का, उसका चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर बेसिकली हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद जब हम उन्हें समराइज करने की बारी आती है तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो फाइनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स दी जाती हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी ऑल नो, आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितना भी इकोनॉमिक ऑपरेशन हुआ है उससे कितनी इनकम जनरेट हो रही है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एसेट्स और द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, ये सारी चीजें जो है उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है। और साल के अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने के बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक में भी रिलीज की जाती हैं। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बेसिक सबसे तीन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं वो कौन सी हैं? एक होती है बैलेंस शीट, एक होती है इनकम स्टेटमेंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, एंड योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन मेजर स्टेटमेंट्स हैं। उन तीनों मेजर स्टेटमेंट्स के बारे में हमें इसी मॉड्यूल बी के अंदर स्टडी करना है। बेसिक क्वेश्चंस हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू दी स्टेटमेंट्स, राइट। बट इन स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करें और इन स्टेटमेंट्स को के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ें इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू बिफोर एक्चुअली प्रिपेयरिंग दीज स्टेटमेंट्स, व्हाट इज द वे टू प्रिपेयर दीज स्टेटमेंट्स, राइट। तो इसका बेसिक तरीका क्या है कि जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड होने वाला होता है दोस्तों, तो उससे पहले जितने भी लेजर अकाउंट्स कंपनी ने ओपन करके रखे हैं, जैसे कैश अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, रेंट पेड, सैलरी पेड अकाउंट है, बहुत सारे अलग अलग जो हमारे लेजर अकाउंट्स हैं, उनका एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है ट्रायल बैलेंस के बारे में कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जहां पर सभी लेजर अकाउंट्स को उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को टोटल करके चेक करते हैं कि टोटल डेबिट बैलेंस एंड टोटल क्रेडिट वो क्या बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इफ अवर अकाउंट बुक्स आर एक्यूरेट, तो जितना डेबिट बैलेंस सभी अकाउंट्स को मिलाकर के आता है उतना ही क्रेडिट सॉरी क्रेडिट का भी टोटल जो है वो होना चाहिए। And that is why we can say कि our accounts are accurate, right? So to check the arithmetic accuracy हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसके अलावा इससे हमें और एक फायदा क्या होता है कि we get to know the balances of all the ledger accounts before and after adjustments also, right? तो जितना भी हमारा लेजर अकाउंट है उसमें क्या बैलेंस बच रहा है, डेबिट का उसमें कुछ बैलेंस बचा है या क्रेडिट का बैलेंस बचा है, ये भी हमें पता चल जाता है जब हम ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस कोई अपने आप में फाइनल स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ फाइनल स्टेटमेंट। ये इंटरनली प्रोड्यूस किया गया एक डॉक्यूमेंट है जो इंटरनली अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग बनाते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद एक बार जब एक्यूरेसी चेक हो गई उसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं, डेप्रिसिएशन एंट्रीज पास करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं हमारी अकाउंट्स के अंदर। ये तीनों एंट्रीज क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन एंट्रीज आर वेरी क्लियर। हमें पता है कि हमारे पास जितने फिक्स्ड एसेट्स हैं, हमारे पास मशीनरी है, हमारी व्हीकल्स हैं, हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं जिसको हम एक लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए यूज करते हैं, उनकी वैल्यू को हर साल हम लोग कम करते जाते हैं। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज बेसिकली अ मेथड टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ आवर फिक्स्ड एसेट्स अक्रॉस देयर यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर्स यूज। ठीक है। तो ये जो पूरा एलोकेशन हुआ इसकी हमें एंट्री भी तो पास करनी पड़ेगी। हमने देखा है ऑलरेडी कि जब भी कोई एसेट का डेप्रिसिएशन होता है, जितने अमाउंट से डेप्रिसिएशन हुआ है उतने अमाउंट से उस एसेट की वैल्यू को भी हमें कम करना पड़ता है। तो हम उस एसेट का जो अकाउंट है उस अकाउंट के अंदर एक क्रेडिट एंट्री पास करते हैं, वहां पर हम दिखाते हैं कि इस एसेट की वैल्यू कम हो चुकी है और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो चुका है। ठीक है। इसी तरीके से एडजस्टमेंट एंट्रीज पास होती है। क्यों पास होती है अभी इसकी बात करेंगे। और फाइनली क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब होता है कि हमारे लेजर बैलेंसेस में से, सारे अकाउंट्स में से सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनल स्टेटमेंट्स में पास कर दी जाए। फाइनल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वहां पर पास कर दी जाए। और इन क्लोजिंग एंट्रीज के बाद उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपके सारे लेजर अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाते हैं और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो लेजर्स जो है वो दोबारा से ओपन होते हैं, राइट। सो इसके बाद आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये सब बनाया जाता है। तो पहले आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा, एक्यूरेसी चेक होगी, उसके बाद जब आपको दिख गया कि आपके सारे अकाउंट्स एक्यूरेट हैं, फिर आप फाइनल एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करोगे, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज अपने एसेट्स के अंदर पास करोगे, और फिर क्लोजिंग एंट्रीज पास करके आप ट्रायल बैलेंस जो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसको प्रिपेयर करोगे। ठीक है। तो अब पहले एक बार एडजस्टमेंट एंट्रीज को समझते हैं होता क्या है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अकाउंट्स के अंदर एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रूअल। एक्रूअल कंसेप्ट अकाउंटिंग का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है और यह कहता है कि
अकाउंट्स में किसी भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कब करते हैं, जब वो ट्रांजैक्शन का एक्चुअल लीगल इंप्लीकेशन आता है। यानी कि अगर कोई एक्सपेंस इनकर हुए हैं बट एक्चुअल में पे नहीं किए गए, या फिर आपने कोई इनकम अर्न कर ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो ऐसी उसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करना पड़ेगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। आपने खर्चा इनकर कर दिया है, खर्चा आपका हो चुका है लीगली, लेकिन आपने एक्चुअल मनी पेमेंट नहीं की है। ये किस तरह का खर्चा हो सकता है? फॉर एग्जांपल, सैलरी फॉर मार्च इज पेड इन अप्रैल। मार्च की सैलरी एम्प्लॉइज को अप्रैल में मिलती है, यानी कि पूरे मार्च आप काम करेंगे और उसकी जो सैलरी बनती है वो आपको फर्स्ट या सेकंड थर्ड अप्रैल को मिल जाएगी। तो ये जो आपकी सैलरी है वो एक्चुअली मार्च के हर दिन, फर्स्ट मार्च से लेके 31 मार्च, हर दिन आपकी सैलरी एक्रू हो रही है, आपके ऊपर सैलरी बनती जा रही है। तो एक्चुअली अगर तरीके से देखें तो आपने जिस दिन काम किया उस दिन की सैलरी आपको उसी दिन मिल जानी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने काम किया वैसे आपको सैलरी मिल गई। लेकिन यहां पर पूरे मार्च की सैलरी हमें कब मिली? अप्रैल में मिली। और हमें पता है कि 31 मार्च को अकाउंटिंग पीरियड का एंड हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम एक चीज ध्यान से सोचो कि मार्च को सैलरी देनी थी, वो सैलरी एक्चुअली अप्रैल में दी गई, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कंपनी इसको सैलरी प्रोवाइड कर रही है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ये जो सैलरी पे की गई है ये इस अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करती है। लेट अस से अकाउंटिंग पीरियड है 2022 टू 2023। सो 2023 का 31 मार्च आपको सैलरी पे करनी चाहिए थी। ये जो सैलरी का खर्चा कंपनी कर रही है, ये खर्चा 2022-23 के अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करता है। इट बिलोंग्स टू 2022 एंड 23 अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन अगर आप ये सैलरी अप्रैल में दोगे, अगर आप का जो कंपनी है वो अप्रैल में पे करेगी और अप्रैल में रिकॉर्ड करेगा कि यस मेरा खर्चा अप्रैल में हुआ है, तो आप समझ रहे हैं अप्रैल के मंथ में रिकॉर्ड करने का मतलब है कि फॉर 2023 एंड 24 अकाउंटिंग पीरियड में वो सैलरी भी इंक्लूड हो गई जो मार्च के महीने के लिए दी गई है। मार्च के महीने की सैलरी तो इस पीरियड में आनी चाहिए थी, लेकिन वो नेक्स्ट पीरियड में चली गई अगर अप्रैल में पे किया है तो ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए जब एक्सपेंस हो चुका है, कंपनी ने खर्चा कर दिया, खर्चा कब हो गया था? मार्च में ही हो गया था, मार्च में ही सैलरी मिलनी थी, लेकिन हमने एक्चुअल पे नहीं किया। एक्चुअल कब पे किया? नेक्स्ट मंथ में पे किया। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट करने के लिए, ताकि जो सैलरी दी गई वो हम 2023 में ना काउंट करके 2022-23 के ईयर में काउंट करें, उसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एडवांस एक्सपेंस पे कर दिया बट एक्चुअल में वो एक्सपेंस हुआ नहीं है। आपने अप्रैल का रेंट पहले ही एडवांस में पे कर दिया, मार्च में आपने रेंट एडवांस पे कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने रेंट भले अप्रैल में पे कर दिया, लेकिन अभी उस खर्चे को करने का जो टाइम है वो भी नहीं आया है। खर्चा एक्चुअली मार्च में होगा। राइट, अगर आप मार्च में नहीं रेंट का अकोमोडेशन यूज करते तो वो रेंट आपका नहीं बनता है। तो ये भी एक तरीके का खर्चा है जो अप्रैल में होना चाहिए था, लेकिन इसको पहले ही मार्च में कर दिया गया। तो अगेन अकाउंटिंग पीरियड का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए, अगर इनकम एक्रू हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है, इनकम अर्न करने का राइट आ गया है बट यू हैव नॉट रिसीव्ड द इनकम। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट, ये मेच्योरिटी में पे होता है। राइट, वेन एवर यू हैव अ फिक्स डिपॉजिट, जो पूरा डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है वो आपको मेच्योरिटी जब होती है, देन यू गेट द लमसम मनी, प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट। लेकिन वो जो इंटरेस्ट है वो तो मंथली बेसिस के ऊपर जो है ऑलरेडी एक्रू होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन मिलेगा आपको कब? मिलेगा आपको फाइनल टाइम पे, जब आपका मेच्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इनकम माइट बी रिसीव्ड बट इट इज नॉट येट अर्नड। आपने एडवांस रेंट रिसीव कर लिया अपने टेनेंट से, लेकिन एडवांस रेंट रिसीव करने का मतलब है कि आपको इनकम पहले आ गई है, रिसीव एक्चुअल आपने कर लिया, लेकिन अभी इनकम को रिसीव करने का राइट आपके पास नहीं था। राइट कब मिलेगा? जब एक्चुअली वो मंथ बीत जाएगा जब का रेंट उस पर्सन को देना है। राइट, सो दीज आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर आइदर हैपनिंग इन एडवांस और हैपनिंग विद अ डिले, और इसलिए उसको करेक्ट टाइम पर एडजस्ट करने के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होती है? इसका एक सिंपल तरीका होता है। पहले लेटेस्ट से कि जो मैं हूं, मेरी कंपनी जो है, मेरी कंपनी ने रेंट को पे करना है। जो भी हम शॉप यूज करते हैं, जो भी हम फैक्ट्री यूज करते हैं, उसका मुझे रेंट पे करना है। ठीक है, अब अगर मैं नॉर्मली रेंट पे करता हूं तो उसको मैं अपने अकाउंटिंग बुक्स के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड करूंगा? मैं रिकॉर्ड करूंगा रेंट पेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम खर्चा करते हैं खर्चा हमारा डेबिट हो जाता है, और मैं कैश में पे करता हूं लेटर से, तो मैं कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूं। ठीक है, ये मेरी नॉर्मल रेंट की एंट्री है। अगर मैं रेंट पे कर देता हूं ऑन टाइमली बेसिस, बिल्कुल कोई इसमें एडवांस या उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेटेस्ट से कि मैं अगर अपना जो रेंट है मैं ऑलरेडी पे कर दूं एडवांस में, जो कि मुझे डिले में पे करना था, तो मैं नेक्स्ट ईयर का ही अकाउंटिंग पीरियड का जो रेंट है वो मैं इसी अकाउंटिंग पीरियड में अगर दे दूंगा, तो उसको रिकॉर्ड करने की एक नॉर्मल एंट्री बनेगी। एक तो एंट्री यही बन जाएगी कि मैं बोल दूंगा रेंट पेड अकाउंट में डेबिट एंड कैश क्रेडिट। लेकिन
इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक्स्ट्रा रेंट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का भी इस साल में इंक्लूड कर दिया। तो मुझे किस तरीके की एंट्री एक बनानी पड़ेगी जिससे मुझे पता चल जाए कि रेंट पेड अकाउंट में मेरा जो पैसा है वो अगले साल का जो मैंने पे किया है वो रिकवर हो जाए। तो क्या कैसे रिकवर होगा? मैं एक नया अकाउंट ओपन करता हूं, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस अकाउंट। इस अकाउंट को मैं अगर डेबिट कर दूं और रेंट पेड अकाउंट को क्रेडिट कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये जो रेंट पेड अकाउंट में मैंने डेबिट किया था, मेरा रेंट एक्स्ट्रा चला गया था, वो मेरा एक्स्ट्रा एंड क्रेडिट होके बैलेंस आउट हो गया। और वो रेंट मेरा कहां चला गया? रेंट पेड इन एडवांस अकाउंट में। जब नेक्स्ट ईयर एक्चुअल में उस मंथ का रेंट देने की बारी आएगी तो वो मैं रेंट ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो वो तो मैं रेंट पे कर चुका हूं, तो मैं उसे कैसे रिकॉर्ड करूंगा? मैं दोबारा से एंट्री रिवर्स कर दूंगा। मैं रेंट पेड अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, रेंट पेड इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा नेक्स्ट ईयर में। तो मेरा रेंट पेड इन एडवांस अकाउंट जो है वो क्लियर हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा, और मेरा रेंट पेड अकाउंट वो अपने नॉर्मल टाइमलाइन पे आ जाएगा। तो हम इस तरीके से रेंट पेड इन एडवांस, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, सैलरी ड्यू अकाउंट, रेंट ड्यू अकाउंट, ये अकाउंट इसीलिए ओपन करते हैं ताकि हमारी एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज वो एंट्रीज है जो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम पास करते हैं, सो दैट बैलेंसेस ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द पीएल अकाउंट। जितने भी हमारे इनकम के और एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स हैं, जैसे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स में जो बैलेंस बचता है हमारा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हम जो एंट्रीज पास करते हैं उनको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। बस यहां पर आप थोड़ा सा देख लीजिए कि क्लोजिंग एंट्रीज किस तरीके से पास होती है। जैसे सारे एक्सपेंस अकाउंट, ऑल द एक्सपेंस अकाउंट, उनमें एक डेबिट बैलेंस बचा रहेगा, क्योंकि जब भी हम खर्चा करते हैं तो क्या होता है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है। परचेज अकाउंट, जब भी कुछ परचेज करोगे परचेज अकाउंट डेबिट होगा, रेंट पे करोगे रेंट अकाउंट डेबिट होगा, सैलरी पे करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। तो ये जो सारा डेबिट बैलेंस हर एक्सपेंस अकाउंट में है, इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दो और बाकी इन सभी अकाउंट्स को जिसमें डेबिट बैलेंस बचा उसको उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर दो। तो जितना डेबिट बैलेंस बचा था उतनी अमाउंट से अगर क्रेडिट कर देंगे तो वो सारे एक्सपेंस के अकाउंट्स जो हैं वो बैलेंस आउट हो जाएंगे। डेबिट बैलेंस एक्स्ट्रा बच रहा था उतना ही क्रेडिट कर दिया, बराबर हो गया, और वो जितना जितना क्रेडिट किया उसका बराबर डेबिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया। तो ये सारे एक तरीके से डेबिट बैलेंस है खर्चे के, वो कहां ट्रांसफर हो गए? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। सिमिलरली जितना परचेज रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न क्या होता है? एक तरीके से हमने कुछ खरीदारी की थी उसको रिटर्न कर दिया, तो ये हमारे परचेजेस में कमी आ गई ना, तो परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट करके परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते। तो इससे क्या होता है कि परचेजेस जितने रिटर्न हो गए थे उतनी वैल्यू परचेज अकाउंट से कम हो जाती है, उतना वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इनकम अकाउंट्स की बात करूं तो सेल्स रिटर्न जो है, सेल्स रिटर्न को भी हम सेल्स अकाउंट को डेबिट करके सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं ताकि हमारा सेल्स अकाउंट जो है वो कम हो जाए। सेल्स जब भी होती है तो वो क्रेडिट होता है, यहां पर हम सेल्स को डेबिट कर रहे हैं। डेबिट क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा सेल्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाए, जितना सेल्स रिटर्न हो गई थी, जो हमने सामान बेचा था वो वापस आ गया हमारे पास, तो उसकी वैल्यू कम करके हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, और फाइनली सेल्स अकाउंट को डेबिट करके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। जो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बचा होगा, जितनी इनकम हमारी हुई होगी वो सारी इनकम कहां चली जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। क्लियर? सिमिलरली आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस एटसेट्रा, दे आर क्लोज्ड बाय रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको क्रेडिट करो, लॉसेस को क्रेडिट करो और वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जितनी इनकम्स हैं, गेन्स हैं, उनको डेबिट करो और उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, दीज आर बेसिकली द सेम थिंग्स। यहां पर आपको एक फंडामेंटल चीज क्या पता लगी कि जितना खर्चा हो रहा है वो सारा खर्चा क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस नॉर्मली डेबिट होते हैं लेकिन क्लोजिंग एंट्री में वो क्रेडिट होंगे, ताकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट में खर्चे जो हैं वो ट्रांसफर हो जाए। सिमिलरली जितनी इनकम हुई है वो डेबिट होती है क्लोजिंग एंट्री में, ताकि वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। क्लियर है? इस तरीके से आंसर दिस क्वेश्चन। फार्म हैज रिसीव्ड advance rent from a tenant for the month of April and March. Which of the following adjustment entries is correct while preparing the accounts for the year ending March? तो देखो, एडवांस रेंट मिल गया मुझे for the month of April in March. March itself I got the advance rent. So as soon as I receive advance rent, मेरी रेंट को मिलते ही मेरी एंट्री क्या रिकॉर्ड होती है? रेंट मेरे लिए इनकम है, ठीक है, रेंट मिल रहा है मुझे, सो आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लैंड ओनर हु इज रिसीविंग द रेंट। सो रेंट इज एन इनकम फॉर मी, सो व्हेनेवर आई रिसीव रेंट, मैं रेंट रिसीव्ड अकाउंट ओपन करता हूं, और ये रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्या है? इनकम अकाउंट है या एक्सपेंडिचर अकाउंट है? इनकम अकाउंट है, क्योंकि मेरे रेंट रिसीव किया है। एंड व्हेनेवर वी हैव इनकम वी क्रेडिट द अकाउंट, हम जब इनकम को रिसीव करते हैं हम अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अगर ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा कैश। जैसे मान लो वो रेंट मुझे कैश में मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा।
अगर बैंक में चेक के थ्रू रेंट मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, उसको हम डेबिट कर, ये मेरी नॉर्मल एंट्री है फॉर रेंट रिसीव्ड ऑन टाइम। ओके, सो मुझे ये जो रेंट मिला अप्रैल का, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री करनी मुझे बनानी पड़ेगी, मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी एट मार्च 31st, ऑन मार्च 31st, सो दैट अप्रैल का ये जो रेंट है वो मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर कर दूं। उसका तरीका क्या होगा, मुझे ये रेंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट करके मैंने इसमें रेंट डाल दिया है, मुझे यहां से रेंट निकालना पड़ेगा। रेंट इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि जब मैं 31 मार्च को अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करने जाऊंगा, इफ आई वांट टू कैलकुलेट माय टोटल इनकम ऑन 31 मार्च कि पूरे साल में कितनी इनकम हुई है, तो वहां पर मैं रेंट में रिसीव्ड के अकाउंट में जितना बैलेंस है वो भी मैं चेक करूंगा कि रेंट रिसीव मैंने कितना किया है। तो यहां मैंने देखा कि यहां तो मार्च का भी रेंट आ गया है, मार्च का रेंट नहीं आना चाहिए, रेंट सिर्फ अप्रैल तक का आना चाहिए, बिकॉज आई वांट टू सॉरी, रेंट सिर्फ मार्च तक का आना चाहिए, अप्रैल का रेंट नहीं आना चाहिए, अप्रैल का रेंट नेक्स्ट पीरियड में आना चाहिए, लेकिन यहां पर हमने अप्रैल का रेंट भी इंक्लूड कर लिया है, तो मुझे अप्रैल का रेंट यहां से क्रेडिट किया था उसको डेबिट करना पड़ेगा। रेंट क्या डेबिट करना पड़ेगा, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, इसको डेबिट करो और एक अकाउंट ओपन करो जिसे बोल रहे हैं एडवांस रेंट रिसीव्ड, इसको क्रेडिट करो, ये बनेगी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो आपका जो रेंट रिसीव्ड अकाउंट था इसमें से अप्रैल का रेंट बाहर चला गया, डेबिट हो गया, तो बैलेंस कम हो गया, डेबिट में बैलेंस चला गया तो क्रेडिट का जो वैल्यू थी वो कम हो गई। इसी तरीके से ये जो एडवांस रेंट अकाउंट है इसमें एक क्रेडिट बैलेंस बच गया, इसका क्रेडिट बैलेंस बच गया, ये जो क्रेडिट बैलेंस है हमारे लिए एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी मेरे लिए क्यों है, क्योंकि मुझे अप्रैल का रेंट पहले ही मिल गया है और मुझे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में अप्रैल में उस टेनेंट को रहने का परमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो मेरा लायबिलिटी पूरी होगी क्योंकि मुझे पहले एडवांस रेंट मिल गया। तो नेक्स्ट ईयर में जब अप्रैल में एक्चुअली वो पर्सन वहां पे रह लेगा और उसका रेंट ड्यू हो जाएगा, मैं इस एंट्री को रिवर्स कर दूंगा। इस एंट्री को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि मैं रेंट, एडवांस रेंट रिसीव्ड, इस अकाउंट को डेबिट करूंगा और रेंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, सो दैट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर दोबारा से मेरा जो रेंट है वो रेंट रिसीव्ड अकाउंट में आ जाए और मैं अपनी इनकम कैलकुलेट कर सकूं। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा, डेबिट द रेंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट द एडवांस रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ये वाली मेरी एडजस्टमेंट एंट्री है। रेंट रिसीव्ड अकाउंट को डेबिट करो, एडवांस रेंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करो, इस तरीके से आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो पास होती हैं। We will discuss and we will take a look at more examples related to adjustment entries in the MCQ sessions, लेकिन यहां पर आपका एक सिंपल सा कंसेप्ट जो है एडजस्टमेंट एंट्री का वो यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।